नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस साल 2026 में यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, जहां पर आईएएस, आईपीएस और बाकी के पोस्ट का सिलेक्शन होता है। और आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया। देखो, नोटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है, क्योंकि यहीं से आप समझिए जो आपकी तैयारी है वो और ज़्यादा स्पीड पकड़नी चाहिए। और क्या है कि नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर यूपीएससी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताती है कि यहाँ पर आप एलिजिबल हैं कि नहीं। और जो पूरा फॉर्म का प्रोसेस है, लेट मी टेल यू, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास कुछ ही समय बचा है फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म भरना, लेट मी टेल यू, स्पेशली यूपीएससी एग्जाम के लिए एक काफ़ी लंबा टास्क हो जाता है। आपका काफ़ी लंबा समय जाता है, बहुत धीरे धीरे सावधानी से आपको फॉर्म भरने होते हैं। मुझे तो याद है कि मेरे समय में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करता था। हाँ, वो भी होता, लेकिन अभी तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। चाहे फोटो, सिग्नेचर, आपका क्वालिफिकेशन, इतनी सारी डिटेल, एक एक चीज़ों को बारीकी से देखकर आपको भरना है। क्योंकि आप समझिए, आप तैयारी कर रहे हो पिछले 1-2 साल से, आप मान लीजिए पहली बार भी एग्जाम दे रहे हैं, आपकी इतनी लंबी तैयारी, छोटा सा मिस्टेक आप पर काफ़ी भारी पड़ सकती है। तो इस वजह से यह वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है जो यहां पर यूपीएससी का जो पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो जानना चाहते हैं, कैसे यूपीएससी एग्जाम को अप्लाई करें। मतलब इस साल 24 मई को जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा यूपीएससी का, तो उसके लिए जो आपको फॉर्म भरना है, उसकी लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और एक एक करके यहां पर मैं पूरा जो वेबसाइट है वहां से पूरा स्क्रीनशॉट लिया हूं और एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा कहां पर क्या करना है। कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी पूरी तैयारी, मतलब वो पानी में फिर जाएगी अगर आप अच्छे से फॉर्म नहीं भरोगे। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में एक एक करके बताएंगे ताकि सभी कैंडिडेट्स को हेल्पफुल लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आपको सबको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि स्टडी आईक्यू के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, जैसे कि इस साल जो प्रीलिम्स एग्जाम है, अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं तो ये जो क्रैश कोर्स है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, वो आप ले सकते हैं। या फिर जो लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैचेस से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहां पर आपको हेल्प मिल जाएगा, कॉल करिए और मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से सहायता करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहां पर आप देख पाओगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन ये जारी हुआ था 4 फरवरी को। तो यहां पर बेसिकली क्या है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो यहां पर आपका जो विंडो है, जो समय है फॉर्म फिल करने का, एप्लीकेशन फिल करने का, ये ध्यान रखिएगा 24 फरवरी शाम 6 बजे। मतलब शाम 6 बजे 24 फरवरी के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये संडे का दिन है। तो यहां पर अब मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म बहुत जल्दी भर लेना है या फिर फॉर्म बहुत लेट भरना है। मतलब अभी आप फॉर्म भरिए, स्टार्ट करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर रश होगा, कोई प्रॉब्लम, मान लो स्टार्टिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पहले पता चल जाएगी, ताकि जो भी आपका रेजोल्यूशन है वो निकल पाए। तो मैं तो कहूँगा कि जितना जल्दी हो फॉर्म भरो, ख़त्म करो ये काम, ताकि आपको अपने प्रिपरेशन में लगना है। तो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत लेट नहीं जाना है आपको कि 20 तारीख, 21 तारीख के बाद, अदरवाइज बहुत पैनिक जैसा सिचुएशन हो जाता है। और जैसा मैंने बताया कि बहुत लंबा प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि एग्जाम कब होगा। देखो, इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 24 मई को होगा। आई थिंक, सॉरी, मैंने शायद 24 फरवरी को संडे बोल दिया था। संडे नहीं, आई थिंक ट्यूसडे होगा। खैर, जो भी है, यहां पर जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो हर बार संडे को होता है, आप सब जानते हो। तो 24 मई को होने वाला है। फिर जो मेंस एग्जाम है, जहां पर आपको 9 पेपर लिखने होते हैं, जो राइटिंग में आप एग्जाम लिखते हो, जो मेंस का एग्जाम है वो स्टार्ट होगा 21 अगस्त को। और जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो बाद में अनाउंस होगा, उसका डेट नहीं अनाउंस किया गया। अच्छा, यहां पर इस साल जो यूपीएससी की वैकेंसी है वो कितनी है, अगर आप देखेंगे पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है। पिछले साल 2025 में 979 था, इस साल 933 वैकेंसीज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू के लिए लगभग 2800 के आसपास कैंडिडेट्स चुने जाएंगे। एंड जब आप प्रीलिम्स देंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में नॉर्मली फॉर्म भरते हैं लोग 12 लाख, 13 लाख, और एक्चुअल एग्जाम में आते हैं करीब 6 लाख के आसपास, 5-6 लाख। और यहाँ पर जो मेंस क्लियर करते हैं उनकी संख्या लगभग 10,000 के आसपास होने वाली है। और इंटरव्यू के लिए लगभग 2800 के आसपास सेलेक्ट होंगे। और फाइनल सिलेक्शन
33 कैंडिडेट्स का होगा। इनफैक्ट 2022, 23, 24 में यहाँ पर वैकेंसीज 1000 से ज़्यादा थी। तो खैर जो भी है उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। यहाँ पर अब असली सवाल यह है कि कैंडिडेट्स को इंश्योर करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें यही लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू एंश्योर दैट ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस आर फुलफिल्ड, क्योंकि एलिजिबिलिटी कंडीशंस लिख दिए गए हैं। अब आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और सुनिश्चित करना है कि आप एलिजिबल हो। अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोविजनल एडमिशन है एट ऑल स्टेजेस। क्या होता है कि मान लीजिए आप एलिजिबल नहीं है, अगर आपका एज क्रॉस कर गया है, राइट, तो उस केस में आप भले ही एग्जाम लिख दोगे, चाहे आप गलत इंफॉर्मेशन डालो, कुछ भी कर लोगे, आप एक बार के लिए एग्जाम लिख लोगे, लेकिन बाद में जाकर मामला फंस जाएगा। तो ये मत सोचना कि आप एलिजिबल नहीं हो फिर भी एग्जाम लिख दो और आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप क्लियर भी कर दो एग्जाम्स, लेकिन अल्टीमेटली पर्सनालिटी टेस्ट में जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे तब मामला फंस जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, यहां पर एक और चीज लिखा है कि एडमिट कार्ड इशू होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपकी एलिजिबिलिटी एक्सेप्ट हो गई है। जैसे मैंने बताया कि आगे चलकर ये सारी चीजें चेक होती रहती हैं। तो एक लाइन में समरी में अगर आपको बताऊं तो यूपीएससी प्रोविजनल पार्टिसिपेशन अलाउ करता है हर स्टेज पर। जरूरी नहीं, क्योंकि अभी तो लाखों कैंडिडेट्स एग्जाम लिखेंगे ना, हर एक कैंडिडेट का प्रॉपरली चेक करना एलिजिबल है नहीं, वो यूपीएससी नहीं कर सकता। दैट इज वाई जो आगे चलकर इंटरव्यू के लिए आते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है, तो वहां पर एग्जैक्टली चेक किया जाता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। अच्छा, फाइनली क्वेश्चन अब ये आता है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इस वीडियो का मेन मकसद यही है। सबसे पहली बात, आपको जाना है वेबसाइट पर। कौन सा? upsconline.nic.in। ये इंपॉर्टेंट है, upsconline.nic.in। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। ये जो पूरा फॉर्म फिल करना होगा, इसमें आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यूआरएन, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिनेशन स्पेसिफिक मॉड्यूल, ये सारी चीजें आपको अप्लाई करनी होंगी। मतलब 4 मेन कंपोनेंट्स इसके अंदर है। अब मैं आपको एक एक करके वेबसाइट के थ्रू ले जाता हूं कि यहां पर आपको एक एक स्टेप पर क्या करना है, ताकि कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। कहीं पर भी कंफ्यूजन है मैं आपको एकदम अच्छे से बता दूंगा। सबसे पहली बात, upsconline.nic.in पर आप जाओगे, क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपका खुल जाएगा। एग्जैक्टली जो आप देख रहे हो ना, ये पेज आपका खुल जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो ये जो 4 स्टेप मैं आपको बता रहा था, इस तरह से आपको भरना है। तो सबसे पहले वाले स्टेप पर जाना है, क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। यहां पर आपको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पर। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपका 4 स्टेप है। अगेन इंस्ट्रक्शन, वेरीफाई ईमेल आईडी, वेरीफाई मोबाइल नंबर, क्रिएट पासवर्ड। तो एक एक करके हम जाएंगे। यहां पर आपको बॉक्स में टिक करना है, फिर जाना है प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन। यहां पर आप क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे पहले अपना जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करना है। इसमें आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना है, ईमेल आईडी कंफर्म करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको फिल करिए, फिर आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी कहां पर आएगा? ऑब्वियस सी बात है, ईमेल आईडी आप वेरीफाई करो तो आपके ईमेल पर आएगा, तो वहां पर जाकर आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपका आएगा मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन, जो भी आपका मेन मोबाइल नंबर है जो आपके पास होता है। और ध्यान से ऐसा कोई रैंडम मोबाइल नंबर मत दे देना जो नहीं चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे कम्युनिकेशन वगैरह आपके मोबाइल नंबर पर आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी, क्योंकि ओटीपी वगैरह सब कुछ आएगा। तो अगेन इसको भी आपको वेरीफाई कर देना है। फिर यहां पर मतलब ये जो आप अप्लाई कर रहे हो इस वेबसाइट पर, इसके लिए आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। जैसे आप कोई भी जीमेल पर आईडी बनाते हो तो वैसे ही वहां पर आप पासवर्ड बनाते हो, वैसे ही यहां पर भी आपको एक अपना खुद का पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड में ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये इंश्योर करना है। मतलब पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अब उसमें भी क्या है कि कुछ कंडीशंस है, जैसे पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस होना चाहिए। सपोज मैं कहता हूं किसी का नाम सचिन है, ठीक है, वो अपना पासवर्ड बना रहा है चाहे जो भी है, तो उसमें एक जो अपर है, अपर लेटर है, कैपिटल लेटर, वो होना चाहिए। उसमें कम से कम एक लोअर केस वाला होना चाहिए, छोटा वाला। फिर इसके बाद यहाँ पर एक नंबर तो होना ही चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे @ हो गया, ठीक है, अंडरस्कोर हो गया। तो इस तरह के कोई आप एक स्पेशल कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं और ये आपको पासवर्ड टाइप करना है, फिर कंफर्म करना है, फिर आपको यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड कर देना है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, क्योंकि आपने अपना एक लॉगिन बना लिया, राइट, आपके पास मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप देखोगे तो 3 तरीके से आप लॉगिन कर पाओगे। मोबाइल के थ्रू, यूआरएन पासवर्ड जो आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपके मोबाइल पर आएगा वो, या फिर आपका ईमेल और पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी ये जो है आप अपना सकते हो और इसमें लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपने मोबाइल नंबर टाइप किया,
फिर यहाँ पर इसको सेंड ओटीपी आया, ओटीपी आपने टाइप किया और फिर आप लॉगिन हो जाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पर अब आप लॉगिन हो गए इसी पेज पर। अब यहाँ पर पहले वाला जो मैनेज अकाउंट है, इसी में ये आपका हो गया, आपने पहला मैनेज अकाउंट कर लिया। फिर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर अब आपको जाना है, यहीं से मेन चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हो पहले ये बताया है इसके अंदर कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए इसको फिल करने के लिए, पहले वो दिखाया है, जैसे कि आपका नाम वगैरह क्लियर होना चाहिए, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और ध्यान रखिएगा आपका जो 10th का मार्कशीट है ना, उसी के हिसाब से आप सब कुछ लिखिएगा। जो आपके 10th के मार्कशीट में दिया हुआ है वही आपका सही रहता है, उसी को माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैट्रिकुलेशन डिटेल, बोर्ड नेम, ये सारी चीज़ें, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब आपने ये पूरा इंस्ट्रक्शन समझ लिया तो अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है नीचे प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको फिल करना है नाम। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए किसी का एक सिंगल नेम है, जैसे मैं सचिन का एग्जांपल दे रहा हूँ, SACHIN, बस उसका एक ही सिंगल वर्ड का नाम है। ठीक है, तो उसको फर्स्ट नेम में टाइप कर देना है, दैट्स इट। अगर किसी का सिर्फ 2 लेटर है तो यहाँ पर पहला नेम और लास्ट नेम में टाइप करना। अगर 3 लेटर है तो मिडिल नेम, फर्स्ट, मिडिल और इस तरह से। ठीक है, सिंपल है। फिर यहाँ पर आपको ये कंफर्म करना है। ठीक है, एंड ध्यान रखिएगा इसमें भी लिखा हुआ है कि आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके 10th क्लास के मार्कशीट पर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 10th क्लास का मार्कशीट ही आपका वैलिड माना जाता है। खैर, यहाँ पर अब हम आते हैं कि ये नेम फिल करने के बाद क्या है कि आपको यस सेलेक्ट करना है, मतलब इसमें लिखा है इज द अबव नेम द सेम एज द नेम प्रिंटेड ऑन द 10th क्लास, तो यस, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया वही करना है और फिर यस क्लिक कर देना है। देन यहां पर अब आप देखोगे तो आपको फर्दर डिटेल फिल करनी होगी, दैट इज जेंडर, मेल फीमेल, कंफर्म करना है इसको, डेट ऑफ बर्थ जो है कंफर्म करना है, अगेन डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फुल फादर नेम, मदर नेम, ये सब कंफर्म करना होगा। अगर आपके गार्जियन है, मतलब ये ऑप्शनल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि ऑप्शनल के तौर पर दिया है, क्योंकि ये तो कंपलसरी हो गया जहाँ पर रेड कलर का निशान है, तो ये आपका ऑप्शनल है, ये आप भरना चाहो तो भर सकते हो। फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट एंड रिव्यू, तो ये आपका आगे प्रोसीड हो जाएगा। आगे अगर अब आप देखोगे तो यहाँ पर पहला हो गया, ये लेफ्ट साइड में आप देखिए ये आपका ग्रीन कलर में आ जाएगा, टिक हो जाएगा, आइडेंटिटी प्रोफाइल आपका हो गया। नेक्स्ट मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, जो 10th है आपने जो पास किया उसका डिटेल आपको फिल करना है। ऑब्वियसली बात है, इसमें पूछ रहा है कि 10th आपने बाहर फॉरेन से किया है या फिर भारत से किया है, ज़्यादातर आप भारत क्लिक करोगे, भारत पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद सारी डिटेल्स यहाँ पर अगेन आपको फिल करनी है, दैट इज जो स्टेट है, 10th क्लास जो है वो कौन से राज्य से आपने पास किया, क्या आपने महाराष्ट्र से, बिहार से, अरुणाचल प्रदेश से, कर्नाटका से, कहाँ से आपने पास किया, और ये हर बार आपको कंफर्म करना होगा, ताकि 2 बार क्रॉस चेक करता है कि कहीं गलत तो नहीं है। फिर उसके बाद आपका बोर्ड का नेम क्या था, अगर आपका जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड से आपने किया तो यूपी बोर्ड हो गया, CBSE से किया CBSE, ICSE वो हो गया, तो ये आपको कंफर्म करना होगा। 10th क्लास कौन से साल में आपने पास आउट किया था, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें कंफ्यूजन मत कर लेना, 2010 में किया है तो 2010 में, 2005 में किया है, मतलब जो भी आपका ईयर ऑफ पास आउट है मतलब वो आपको टाइप करना है। फिर उसके बाद आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, उसमें नंबर लिखा होगा हर एक सर्टिफिकेट में, वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। 10th क्लास का रोल नंबर, मतलब जो भी इक्विवेलेंट रोल नंबर वगैरह है वो टाइप करिए। 10th क्लास मैट्रिकुलेशन जो डेट ऑफ, उसमें कौन से डेट को इशू हुआ था उसमें लिखा होगा, डेट ऑफ इशू जो है वो आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह कि किस तरह का ग्रेड सिस्टम है, जब आप ऑप्शन खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको सेलेक्ट कर देना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है 10th क्लास का, उसका आपको कॉपी लगाना होगा। ठीक है, उसको फिल करना होगा, फाइल अपलोड करना होगा, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो फाइल का साइज है 50 KB से 300 KB तक ही हो सकता है, और वो भी PDF के फॉर्मेट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, PDF 50 KB से 300 KB, यहां पर आप अपलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट, प्रेस करिएगा। या फिर आप में से जिन लोगों का भी 10th सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में है, ठीक है, आजकल रखते हैं लोग, काफ़ी लोग रखते हैं, और ये काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ पर डिजी लॉकर से भी आप डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आपका ले लेगा। सो डू यू वांट टू अपलोड योर बोर्ड सर्टिफिकेट, येस पर क्लिक करिए, सक्सेस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन यहाँ पर आपको आई हियर बाय डिक्लेयर द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू अपनी तरफ से, और इसको क्लिक करके नेक्स्ट एंड रिव्यू कर दीजिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि यहाँ पर आपका आइडेंटिटी प्रूफ। अब इसमें क्या है ना कि बहुत से लोग कैंडिडेट जो हैं थोड़ा सा चालाकी करते हैं, या फिर कंसर्न भी रहता है कि उनको आधार शेयर नहीं करना है। देखो, मैं सिंपल शब्दों में ये कहूँगा कि आधार वाला ही सेलेक्ट करना, ऑल्दो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आधार आप कंपलसरी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर UPSC को जानबूझकर ऑप्शनल देना पड़ रहा है। देन अगेन देखो,
आप चॉइस आपकी है, अगर आप नहीं देना चाहते इट्स फाइन, लेकिन आधार से मैं आपको बताऊंगा क्यों ये आसानी होगा, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा हैसल हो सकता है। तो आधार स्टेटस आप देख सकते हो, यस आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और ये जब आप करोगे तो अगेन जो आधार नंबर वगैरह है वो आपको टाइप करके कैप्चा ये करके वो कर देना है। नाउ आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन, अगर आप नहीं प्रोसीड करना चाहते देन इस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो अगर आप आधार नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब कोई और आईडी आपको रखना, क्योंकि कोई ना कोई तो आईडी देना पड़ेगा। जब आप एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो आप दिखाओगे ना कि ये आईडी है। तो अगर आप आधार कर देते हो तो चीजें आसानी हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लो पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई और चीजें करते हैं, उस केस में क्या है कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा बाकी लोगों के मुकाबले। तो यहां पर अगेन पैन कार्ड आपने सेलेक्ट किया, पैन जो है ये आप अपलोड करोगे प्रॉपर इसी तरीके से। अगेन यहां पर भी फॉर्मेट दिया है जेपीजी फॉर्मेट, ध्यान रखिएगा 20 KB से 200 KB, इसके बीच में ये फाइल का साइज होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो ये वैलिड पैन कार्ड नंबर वगैरह आपको टाइप करना है, ये सब कुछ फिल कर देना है और आपको ये आ जाएगा। मान लीजिए आपने आधार वाला किया है तो आप देख सकते हो आधार के थ्रू, तो आधार नंबर आपका आ जाएगा और ये गेट आधार ओटीपी, आपके मोबाइल जो लिंक्ड है ना आधार का ओटीपी, वो आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद एक बार प्रीव्यू कर लेना, मतलब देख लेना कि जो जो आपने डिटेल्स वगैरह भरे हैं। और कई लोग अवॉइड कर देते हैं, अरे मैंने तो आज सही से भरा होगा, लेकिन लेट मी टेल यू अनजाने मतलब कुछ ना कुछ तरीके से कभी ना कभी गलती हो जाती है, इंसान ही हम लोग, राइट, गलती हो जाएगी। तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना। मैं यही कह रहा हूँ, आप इतने साल भर तक मेहनत करो, पढ़ाई करो, फॉर्म में अगर आप 2-3 घंटा 2 घंटा अच्छे से नहीं दोगे और मिस्टेक कर दोगे तो क्या ही फायदा है उसकी पढ़ाई का, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये आप अच्छे से देखिए, फिर आप उसको लॉक एंड सबमिट कर दीजिए। लॉक एंड सबमिट करने के बाद ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है अब आपने कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में भी आप देख सकते हो पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपसे क्या क्या पूछी जाएंगी। ये जो सर्टिफिकेट है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो सब होना चाहिए। एड्रेस हो गया, एजुकेशनल प्रोफाइल हो गया, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब दिया हुआ है कि जो जो आप एलिजिबल हो, जहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है, वो सब सिग्नेचर से लेकर एक एक चीज़ जो है पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर आपने ये पढ़ लिया फिर आपको प्रोसीड करना है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। अगेन मैं एक एक स्टेप करके आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो, सबसे पहले कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल प्रोफाइल, अगेन नेशनैलिटी, आप मैरिड हैं नहीं है, मदर टंग, ये सब कुछ आपको जो है, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है, एंड आई एम श्योर कि इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका है वो आप लिख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगेन यहाँ पर ये जो ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये ऑप्शनल है, बट अगेन मैं कहूँगा कि अगर आपके पास है माता का, पिता का, भाई बहन का, किसी का भी, तो डेफिनेटली व्हाट्सएप नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सब आप दे दीजिए। यू नेवर नो कि कब जरूरत पड़ जाए, कल के डेट में आपका मोबाइल से कनेक्ट ना हो पाए, तो ऑल्टरनेट नंबर कई बार इमरजेंसी के समय काम आता है। तो मैं ये डेफिनेटली कहूंगा, भले ही ऑप्शनल है लेकिन भर देना। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो, भरने के बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू जो है वो आप कर सकते हैं। फिर अगेन यहां पर आप देख सकते हो पेरेंट्स का प्रोफाइल, तो फादर नेम क्या है, उनका स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल इनकम क्या है, नेशनैलिटी, ये सब कुछ जो है वैसे ही आपको मदर्स नेम, स्टेटस, नेशनैलिटी, ये सब कुछ आपको फिल करना होगा। सेम चीज़ एनुअल इनकम, एक एक सही तरीके से आपको भर देना है। देन अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कौन से कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें ऑप्शंस हैं अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एसटी, एससी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें भी आप बिलोंग करते हो, आते हो। सपोज एससी पे अगर आप आओगे तो देन अगेन आपको पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा, क्योंकि अगर आप अनरिजर्व में हो, जनरल कैटेगरी में हो, तो आपको ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा जाएगा। सपोज एससी अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, कौन से स्टेट ने जारी किया, इशूइंग अथॉरिटी ऑफिस कौन सा है, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ये एक एक डिटेल बहुत ध्यान से करना होगा। रिलीजन, डेट ऑफ इशू हो गया, तो ये सब कुछ कौन से कास्ट से, ट्राइब से बिलोंग करते हैं आप, ठीक है, तो ये एससी के केस में है। उसी प्रकार से ओबीसी जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर अगेन 2 ऑप्शन आते हैं, क्योंकि ओबीसी में क्या है कि रिजर्वेशन अगर आप क्रीमी लेयर में हो तो नहीं मिलेगा। तो अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो नो क्लिक करोगे तो अगेन नहीं मिलेगा, लेकिन येस अगर आप क्लिक करते हो तो येस क्लिक करने के बाद अगेन आपसे बाकी की चीज़ें पूछी जाती हैं। वैसे अगर आपने नो क्लिक किया
तो यहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट नंबर, ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन, इशूइंग अथॉरिटी, ये सब कुछ जो है आपका पूछा जाएगा। ये सारे डिटेल्स आपको अगेन फिल करना है। ये वाला आपका कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी, ये सब फिल आप कर सकते हो। देन अगेन अब आता है आपका सेलेक्ट योर स्टेट, मतलब जो ओबीसी आपने सेलेक्ट किया है मान लीजिए, तो कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट योर कास्ट कैटेगरी, अगेन यहाँ पर भी आपको सेलेक्ट करना होगा एक एक चीज़ें, क्योंकि देखो क्या हुआ है ना कि पहले इतनी डिटेल में एप्लीकेशन नहीं भराए जाते थे, लेकिन जैसे पूजा केटकर और बहुत सारे कई कई जो मामले सामने आए, तो इसकी वजह से यूपीएससी को लगा कि पहले ही बहुत अच्छे से हम जांच परख के एक एक चीज़ें जो है पूछे जा रहे हैं, दैट इज़ वाई ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया। पहले इतना सब कुछ नहीं होता था। खैर यहाँ पर अब आपके जो फादर का पैन वो पूछा जाएगा, क्या आपके फादर के पास आधार नंबर है, मदर के पास पैन है, आधार नंबर है, तो वो सब आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अगेन फिल करने के बाद ये सारे डिटेल्स आपको डालने होंगे एक एक चीज़ें। जब आप येस पर क्लिक करोगे नेक्स्ट एंड रिव्यू करना है। तो ये आपका पेरेंट्स का प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट्स का प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो सब आपने कर लिया। नेक्स्ट अब हम आते हैं डिसेबिलिटी प्रोफाइल पर, मतलब पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर अलग से कैटेगरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो वेदर यू आर PWD कैंडिडेट, तो अगर आप नो करते हो तो देन अगेन ये आपका स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पर चले जाओगे। लेकिन अगर आप क्लिक करते हो, अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो, तो यहाँ पर भी आपको एक एक करके सारे जो डिटेल्स हैं आपके पास, जो सर्टिफिकेट है, किस तरह की डिसेबिलिटी है, 40% या उससे अबव है, नहीं है, तो वो एक एक करके आपको सब कुछ फिल करना होगा। एंड अगेन जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है इसमें भी 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, PDF में होना चाहिए। एंड फाइल नेम ध्यान रखिएगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी लास्ट जो मैंने फोटो भी बताया था ना, फोटो पे क्लिक करोगे तो उसका भी फाइल नेम फोटो कर देना, जो मैंने स्टार्टिंग में फोटो वाला बताया था। जो फाइल का नेम होता है वो फोटो लिख देना कि फोटो है। तो यहाँ पर क्या है कि अगेन आपको सारे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं कि आपने भरे हैं कि नहीं, फिजिकल लिमिटेशन लिखने में है कि नहीं है, तो ये सब आपको पूरा फिल करना होगा। डिसेबिलिटी प्रोफाइल में अगेन आप देख सकते हो कि नेक्स्ट एंड रिव्यू डिक्लेरेशन यस पर क्लिक करके आपको जाना होगा। तो ये आपका हो गया जिन लोग भी एलिजिबल हैं। उसके बाद एड्रेस पर आते हैं। एड्रेस पे भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें भी मिस्टेक मत कर देना। सबसे पहला है करस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है, अभी जहां पर आप रह रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई परमानेंट एड्रेस होगा कहीं गाँव में या किसी छोटे टाउन में, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन वहां पर कोई रह नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात, अगर आप वो भरोगे तो कोई लेटर आएगा, कहीं कुछ भी आएगा, तो वो कैसे पहुंच पाएगा आपके पास, राइट। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस जो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कहां पर इस समय आप रह रहे हो। तो ये सारे डिटेल्स आपको भरने होंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो यस पर क्लिक कर देना। परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो अगेन आपको परमानेंट एड्रेस जो है प्रॉपरली फिल करना होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। नेक्स्ट आपके फादर का एड्रेस क्या है, इसमें पूछता है कि क्या आपके फादर का एड्रेस वही सेम है जो आपका एड्रेस है। अगर आप यस पर क्लिक करते हो तो फिर नेक्स्ट आएगा, नो पर क्लिक करते हो तो आपको भरना होगा। मदर का एड्रेस पूछेगा क्या फादर वाला एड्रेस ही है, अगेन यस एंड नो डिपेंड करता है कि आप क्या भरते हैं। तो एड्रेस कंफर्म हो गया। उसके बाद एजुकेशनल प्रोफाइल, यहां पर भी पूछेगा आपसे कि एजुकेशन जो है आपने कहाँ से कंप्लीट किया, भारत से, बाहर से। एंड अगेन इसमें एक देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने 10th वाला तो भर दिया था ना, 10th वाला, राइट। अब इसमें यह कह रहा है कि 12th से लेकर, क्योंकि इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए अगर आप यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हो, तो 12th से लेकर एक एक करके आपको ऐड करते जाना है। ये ऐड आप देख रहे हो, इसमें ऐड करते जाना है कि जितना जितना आपका एजुकेशन हुआ है, कहाँ से हुआ है। मान लीजिए 12th आपने बाहर से किया तो बाहर वाला करना, फिर ग्रेजुएशन आपने भारत से किया है तो भारत वाला करके ऐड कर देना। समझ में आ रहा है। तो एक एक करके आपको सब, मतलब जहां तक आपने किया हो, पीएचडी मतलब आपका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, एमफिल, जो भी कुछ आपने किया होगा आगे, तो एक एक करके ऐड करना, और सारे जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। आपने एक भर दिया 12th का, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का ऐड करना होगा। वही एक एक करके जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, एजुकेशन वाला हो गया। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल आपसे पूछा जाएगा। इसमें यह है कि क्या आपने खुद से कोई काम किया, खुद का बिजनेस या कुछ भी, सेल्फ एम्प्लॉयड। नो और यस पर क्लिक करना है, जैसा भी आपका प्रोफाइल है। अगर आप यस पर करते हो तो पहले किस तरह का नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, मंथली इनकम क्या था उसमें, ये सारी डिटेल्स आपको भरने होंगे। क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप नो पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट जाइए। क्या आप पूछेगा कि आप एम्प्लॉयड हो, कहीं पर आप नौकरी कर रहे हो, सैलरी पर हो, तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, नो पर क्लिक कर सकते हैं, डिपेंडिंग। इसमें भी सेम वही चीज़ है। सो डू यू वांट टू ऐड एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल, यस पर क्लिक करिए, वो सारा आपका प्रोफाइल भर देगा, ठीक है।
तो डू यू हैव एनी अचीवमेंट, प्रोफाइल हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट वाला। नेक्स्ट अचीवमेंट को लेकर क्या आपका कोई भी और अचीवमेंट है, नो पर क्लिक करोगे तो नहीं, यस पर क्लिक करोगे तो अगेन डिटेल्स वगैरह आपको सब फिल करने होंगे, एक एक करके भर देना आपका जो भी एनसीसी स्पोर्ट्स जिस तरह का भी, डजेंट मैटर, मतलब भरना चाहिए। लेट मी टेल यू, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपकी प्रोफाइल में काम आता है। तो जो भी आपने, ये मत सोचना कि यार ये छोटा सा है इसको भरूँ ना भरूँ, इट्स ओके। कोई भी प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप कुछ भी मिला हो, ठीक है, आपने कोई फर्स्ट डिबेट में कंपटीशन लिया हो, उसमें से आपको थर्ड प्राइज ही मिला हो, सेकंड मिला, जो भी कुछ है भर देना जरूर से यहाँ पर। सो डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट, उसके बाद सबमिट, नो करोगे तो सबमिट डायरेक्टली चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अचीवमेंट प्रोफाइल सक्सेसफुली सबमिटेड। अब हम देखते हैं कि अचीवमेंट के बाद लास्ट इसके अंदर है प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल पूछेगा। अब इसमें आपको ये बताना है कि क्या पहले आपने कोई भी यूपीएससी का एग्जाम दिया है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये तो आप दे रहे हो, भर रहे हो, लेकिन इसके पहले क्या आपने यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी ऐसा तो है नहीं ना सिर्फ आईएएस आईपीएस के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है, यूपीएससी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करती है। तो यहाँ पर अगर आपने किया है तो यस पर क्लिक करके आपको इस पर सेलेक्ट करना होगा कौन सा एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आप समझ रहे हो ना कि यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है, तो वो अगर आपने किया है तो ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। तो उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ पूछ रहा है, क्या आप डिबार्ड हुए हो, मतलब ये आगे पूछेगा क्या आप किसी भी यूपीएससी एग्जाम से आपको डिबार्ड किया गया है, कैंसिल किया गया है, यस या नो में आपको क्लिक करना है। अच्छा, एक और चीज़ है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में एक लास्ट ये भी बचा है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू, क्योंकि इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन वगैरह भी है, डोंट वरी मैं बता दूंगा। वो है फोटो एंड सिग्नेचर को लेकर, क्योंकि इस बार जो फोटो है वो दो तरह का है। एक तो आपका नॉर्मल जो फोटो होता है पासपोर्ट साइज, वो तो भरना ही है, प्लस आपको लाइव जब आप एप्लीकेशन भर रहे हो तो लाइव कैप्चर किया जाएगा। और सिंपल है, डोंट वरी कि अरे आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, नहीं आपके पास मोबाइल है ना, बस बहुत है, हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड लाइव फोटो। अब देखिए, सबसे पहले हम फोटोग्राफ की बात करें, जो पासपोर्ट साइज है, जो नॉर्मली आप भरते आ रहे हो, उसका फॉर्मेट समझ लीजिए 20 KB से 200 KB का। यहां पर जेपीजी जो फॉर्मेट है उसमें भरना होगा, फाइल नेम उसमें फोटो लिखना होगा, फेस कम से कम एटलीस्ट 75% कवर होना चाहिए। जो फोटो का साइज है उसमें 3/4 साइज पूरा फेस होना चाहिए, फिर बाकी की चीजें आ सकती हैं, ठीक है। और आपको सीधे देखना है, कैमरे की तरफ सीधे देखना है। अब देखो, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत आसानी से इसमें गाइडलाइंस आप देख सकते हो कि इस तरह का आपका होना चाहिए। ये फोटो अगर आप देखोगे तो 75% फेस कवर कर रखा है, फिर बाकी का 25% ये बाकी के गर्दन या शर्ट या बाकी की चीज़, लेकिन फेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 75% कवर होना चाहिए। जैसे ये नहीं चलेगा, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे का अगर आप देखोगे वाइट बैकग्राउंड है, ये पिंकिश या इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगेन बैकग्राउंड सही नहीं है, ब्लड इमेज है, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। हैट वगैरह कुछ नहीं पहनना है, बहुत सिंपल रखना है एकदम, जो आपका फेस है जैसे है नेचुरल, इस तरह से। ये कुछ भी नहीं चलेगा इनमें से, ये उल्टा कर दिया ब्लड, तो ये सब अगेन नहीं चल पाएगा। अगेन दीज आर ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। टू डार्क है, साइड वे में हीरो की तरह नहीं कि बस चश्मा पहन लिए बस कर दिया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। आई होप आप समझ गए होगे। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपने आप बोल देगा, अगर आप फोटो डालोगे ना तो आपने गलत फोटो डाला है, आ जाएगा रिजेक्टेड, कि रिजेक्टेड क्योंकि आपका 3/4 साइज में नहीं था जो फेस है। तो इसको आपको अच्छे से भरना है। ये आप देख सकते हो, ये वाला एक्सेप्टेबल है, बाकी के एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि लाइव फोटोग्राफ के लिए पूछ रहा है, मतलब ये तो आपका है ही है जो पहले होता रहा था, यहां पर लाइव फोटोग्राफ आपको भरना होगा। प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। बहुत सिंपल है, यहां पर आपको जाना है कैप्चर फ्रॉम मोबाइल, क्योंकि क्या है ना, देखो कई लोग सेलेक्ट कर सकते हैं एक वेबकैम जो आपके लैपटॉप से आप भर रहे हो ये एप्लीकेशन फॉर्म, तो कई लोगों के लैपटॉप में वेबकैम होता है ना, इंटीग्रेटेड होता है। आई थिंक कि मत करो तो बेटर है, क्योंकि वो अच्छा क्वालिटी के नहीं होते ज़्यादातर। अगर आप में से है किसी का बहुत अच्छा क्वालिटी का, कर लो, अदरवाइज मोबाइल में ज़्यादातर तो होता ही है अच्छा क्वालिटी कैमरा, आपके लैपटॉप से तो बेटर ही होगा, आई एम श्योर। तो कैप्चर फ्रॉम मोबाइल वाला कर लेना। अब इसमें बहुत सिंपल है, देखो कैप्चर फ्रॉम मोबाइल में क्या होता है कि आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्यूआर कोड 10 मिनट के लिए वैलिड होता है, बहुत लेट मत करना। जैसे ये क्यूआर कोड मिले, क्यूआर कोड को अपने मोबाइल का कैमरा खोलो, इस पे रखो, इसको स्कैन करो, अपने आप एक लिंक आएगा, इसको स्कैन करोगे क्यूआर कोड को तो एक वहां पर लिंक बना हुआ आएगा, लिंक पर क्लिक कर देना। लिंक पर क्लिक करोगे तो अगेन इस तरह का इंस्ट्रक्शन आपके मोबाइल फोन में दिखाएगा। यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, कैप्चर फ्रॉम मोबाइल करना है। कैप्चर फ्रॉम मोबाइल जैसा आप करोगे तो आपका ये कैमरा खुल जाएगा इस तरह से, और आपको आपका लाइव फोटो जो है कैप्चर करना है। अब इसमें भी वही चीज है कि इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट ये है कि 80% फेस आपका कवर होना चाहिए। जब आप
फ्रंट कैमरा से कैप्चर करोगे मोबाइल से अपना फोटो, तो 80% फेस कवर होना चाहिए, कोई मास्क, कोई हैट, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और पीछे का बैकग्राउंड वगैरह ध्यान से समझिए, वाइट रहे तो बेटर रहेगा, लाइट कलर होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, और ब्राइटनेस होनी चाहिए। कहीं अंधेरे में, कहीं रूम में एकदम दब के, कहीं इस तरह का हो सिचुएशन मत करना। बाहर जाकर रोशनी में थोड़ा सा मतलब वाइट बैकग्राउंड हो, पीछे सिंपल सा दीवार हो, और वो आपको कैप्चर कर लेना है। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे सक्सेस आ जाएगा बना हुआ, योर लाइव फोटो हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज़ विजिट वेब पोर्टल। तो आपका अगेन फिर लैपटॉप से आप इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जैसे आप देख रहे हो ना, कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस, ये वाला वो हो जाता है जो वेबकैम लगा हुआ है, तो ये आप कैप्चर करोगे तो वैसा है। नेक्स्ट अब हम आते हैं सिग्नेचर को लेकर। फोटो तो आपका हो गया, 2 फोटो, एक आपका पासपोर्ट साइज, फिर आपका लाइव फोटोग्राफ। सिग्नेचर में भी अगेन 3 सिग्नेचर आपका चाहिए होगा। और इसमें ध्यान से मैं एक चीज कह रहा हूं आपसे, इसमें एक काम करना, यहां पर आप देखोगे ना, क्लिक टू डाउनलोड ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट, इसको डाउनलोड कर लेना, सिंपल। इसको जब आप डाउनलोड करोगे ना, यहां पर आप देख सकते हो अगेन ट्रिपल सिग्नेचर, क्योंकि 3 सिग्नेचर चाहिए, एक के नीचे एक, ठीक है। इसमें ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लो, इसमें आराम से पेपर में सिग्नेचर करके, कैसे करना है, ऐसे एक के नीचे एक, इस तरह से नहीं चाहिए, यहां पर वाइट पेपर पर चाहिए, ठीक है। सिंपली वाइट पेपर लो, उसमें सिग्नेचर कर लो या तो, और उसको अपलोड कर दो एक ही पेपर में, 3 अलग अलग पेपर में नहीं, क्योंकि एक ही फाइल आपको अपलोड करनी होगी। और वो फाइल भी आप देख सकते हो 20 KB से 100 KB का होगा, जेपीजे फॉर्मेट का होगा। और इसमें आपको टाइप करना हो, जो फाइल का नेम होगा ना, वो सिग्नेचर लिख देना, फाइल का नेम नीचे, ठीक है। और इस तरह का आइडेंटिटिकल, इस तरह का सिग्नेचर, 3 सिग्नेचर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। डायमेंशन भी 350 से 500 पिक्सल्स जो है वो आपका डायमेंशंस दिया हुआ है। ये इनमें से किसी भी प्रकार का नहीं होगा ये सिग्नेचर, ये कुत्ता तो बिल्कुल नहीं बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है अगेन इस तरह से। ये फॉर्मेट अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो इसमें लिखा हुआ है 1 2 3, ये सिंपली साइन करके आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोटो एंड सिग्नेचर। आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद अब आपको जाना है अप्लाई एग्जाम्स, क्योंकि अभी तक तो आप अपनी प्रोफाइल वगैरह बना रहे थे ना, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें भर रहे थे। अब एक्चुअल में कौन सा एग्जाम आप लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है। और इसमें वही मैंने आपको बताया, एग्जामिनेशन में जाना, इसी में लॉग आउट मत कर देना, आपका लॉगिन तो होना ही चाहिए ना, आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिर उसके बाद अप्लाई एग्जाम, रिक्रूटमेंट एग्जाम। अब यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। आप सब जानते हैं कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो फॉरेस्ट के लिए, और जो कॉमन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दोनों का सेम ही होता है। जब मेंस होता है ना, तो वहां पर फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का अलग हो जाता है मेंस एग्जाम, अगर आप सिलेक्ट होते हो, कट ऑफ में आ जाते हो, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का ऑब्वियस सी बात है बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहां पर आपको अप्लाई पर जाना है, ठीक है। और ये डेट आप देख सकते हो 4 फरवरी से विंडो ओपन हुआ था, लास्ट डेट 24 फरवरी है। अप्लाई पर जब आप जाओगे तो वहां पर आप ये सारे डिटेल्स पाओगे, और ये आपने ऑलरेडी फिल कर दिया है ना। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपने किया था, फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। कोई भी अगर आपको एडिट करना है, प्रॉब्लम है, व्यू करो, इसमें एडिट करो, कोई आपको मिस्टेक हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो ये जरूर कर लेना, एक एक करके एक बार व्यू कर लेना। बहुत से लोग नहीं करते हैं, बट बी केयरफुल। वही मैं कह रहा हूँ, इतने घंटों की मेहनत, रातों में आपने पढ़ाई की है, इतने सालों से आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत मत बेकार जाने दो। अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म 1-2 घंटा दे दोगे, कुछ नहीं होगा। जब आप देख लोगे तो लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोफाइल एंड प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा मैंने आपको बताया, लॉक हो जाएगा। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब इसमें और भी चीजें आपको फिल करनी होगी इसके बाद। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लेवल कितना है आपका, मतलब कहां तक आपने पढ़ाई की है। सिलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में क्या डिग्री सब्जेक्ट था। अगेन आई डोंट थिंक कि मुझे को बहुत बताने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, ऑलरेडी पास दी डिग्री और इक्विवेलेंट, क्योंकि मिनिमम डिग्री तो आपको चाहिए ना इसमें, तो वो डिग्री का आपसे पूछता है मिनिमम कि आप क्वालिफाइड हो कि नहीं यूपीएससी एग्जाम देने के लिए। फिर कहाँ से आपने किया, सर्टिफिकेट कहाँ का है, किधर का है, किस तरह का मार्किंग सिस्टम था, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ये सारे बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको फिल करने होंगे। और यहाँ पर आपको बेसिकली जो बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट है, आपका ग्रेजुएशन का डिग्री का सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करना है प्रोफाइल में, यहाँ पर जाकर अपलोड, और ये 50 KB से 300 KB के बीच का हो सकता है, ठीक है। और जो फॉरेन डिग्री का इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है। देन नेक्स्ट एंड रिव्यू की तरफ आप जा सकते हैं। अब आता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर डिटेल। इसमें सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि क्या पहले आपने कोई अटेम्प्ट दिया है तो कितनी बार दिया। अगर आपने 2 बार दे चुका है तो आपको 2 लिखना है। टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने कितने दिए हुए हैं पहले, और टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन फॉरेस्ट सर्विस। अगर आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पर ये भरना होगा।
अब हम आते हैं सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन फॉर्म। ये अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज आपको चूज करना है, क्योंकि ये तो अभी तक तो प्रीलिम्स का हो गया। अब मेंस के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि मेंस में तो आप सब जानते हैं रिटन एग्जाम होता है, तो वहाँ पर कौन से लैंग्वेज में आप लिखोगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी, इंग्लिश, कौन से लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो। तो लैंग्वेज ऑफ मीडियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल के लिए आप अलग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सो सेलेक्ट लैंग्वेज मीडियम, अगेन ये चीज़। अब इसमें क्या है ना, ध्यान से देखिएगा, पहला से पांचवा पेपर, मतलब इसमें क्या होता है, एसए का पेपर हो गया एक, ठीक है, और फिर जनरल स्टडीज जो आपके कॉमन वाले पेपर होते हैं सबके लिए, पेपर 1, 2, 3, 4, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 5 हो गया ना। तो वही है ये फर्स्ट पेपर 1 से लेकर पेपर 5, ये आपका होता है। तो इसमें आपको मीडियम सेलेक्ट करना है। उसके बाद दो पेपर क्या मतलब ऑप्शनल आपका एक ही होता है। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स आपने चुना, पॉलिटिकल साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशन चुना, तो उसके 2 पेपर होते हैं। तो उसका आपका क्या होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये आपको चूज करना है। सॉरी, आई थिंक मैंने लैंग्वेज बोल दिया था ना, लैंग्वेज नहीं, बेसिकली आपको ऑप्शनल चुनना है कि कौन सा ऑप्शनल आप लेना चाहते हो। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वो आप ले सकते हो। इसमें आपको लैंग्वेज चुनना है। बेसिकली जो ऑप्शनल का पेपर 6 और 7 है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज मीडियम जो है वो सेलेक्ट करना होगा। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मान लो 5 पेपर ये हो गया, 2 पेपर ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। 2 पेपर और होंगे। 2 पेपर कौन से, लैंग्वेज के। एक तो आपका इंग्लिश हो गया कंपलसरी सबके लिए, और दूसरा आपका इंडियन लैंग्वेज। अब इंडियन लैंग्वेज में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देश में जितने भी लोग हैं, जहाँ से भी आते हैं, उनको भरना होगा, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको ये पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस इंग्लिश देना है। तो उन लोगों का 8 पेपर होगा। और आप सब जानते हैं कि इंग्लिश और हिंदी, मतलब जो भी आप इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है बस। वहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स फाइनल रैंकिंग में जोड़े जाएंगे, तो वो बस आपको क्वालिफाई करना है। आई एम श्योर कि आप सब जानते होंगे। अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पर आते हैं, वो है यहाँ पर कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रेफरेंस क्या होगा, मतलब पोस्ट जो है। और ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो आईएएस डिमांड में रहता है। तो एक देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये हो गई, सिलेक्ट हैव यू रेड एंड अंडरस्टूड दैट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स परमिसिबल टू अ कैंडिडेट इज रिस्ट्रिक्टेड। अब इस बार एक बड़ा चेंज किया है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है। जो भी कैंडिडेट्स पहले के एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनके पास अब लिमिटेड ऑप्शन होगा नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए। जैसे कि मान लो अगर आपका पहला प्रेफरेंस आईएएस था, आपने आईएएस दे दिया, ठीक है, तब तो चलो ठीक है, ज़्यादातर लोग देंगे नहीं, क्योंकि आपको आईएएस बनना था, बन गया। लेकिन इसमें भी कई बार प्रॉब्लम होता है कि आपको कैडर चाहिए होता है। कई लोगों को, जैसे मान लो यूपी से बिलोंग करते हैं, उनको चाहिए यार हमें होम स्टेट चाहिए, तो उसके चक्कर में क्या करते हैं, वो दूसरी बार भी कई बार लोग एग्जाम देते हैं। अगर उनको कैडर मिल गया केरला का, कर्नाटका का, नॉर्थ ईस्ट का, तो उनको मज़ा नहीं आता, तो वो लोग सोचते हैं चलो एक बार और एग्जाम देते हैं। वो तो दे ही नहीं सकते। अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस और आईएफएस में सेलेक्ट होते हो, तो यहाँ पर आप अगली बार एग्जाम नहीं दे सकते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अगर आप आईपीएस के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं, 2 बार अटेम्प्ट मिलेगा, लेकिन उसमें आप आईपीएस चूज नहीं कर सकते। बेसिकली आपको एक बार मौका दिया जाता है, ताकि आप आईएएस बनना चाहते हैं, जो लोग आईपीएस बनते हैं उनको मौका दिया जाता है, वो बन सकते हैं। तो उनको नॉट ऑप्टेड चुनना होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये प्रेफरेंस आपको चुनना है सबसे पहले, प्रेफरेंस 1, 2, 3। जैसे ज़्यादातर लोग आईएएस प्रेफरेंस 1 में रखते हैं, फिर ज़्यादातर लोग प्रेफरेंस 2 रखते हैं जिनको फॉरेन सर्विस में नहीं जाता, या फिर कई बार लोग ज़्यादातर फॉरेन सर्विस भर देते हैं प्रेफरेंस 1। तो इट डिपेंड्स, अगर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ये तो आपको डिसाइड करना है कि आप इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहते हो, फॉरेन सर्विस में। कई बार लोग आईपीएस पहला चॉइस होता है, तो अगेन उस हिसाब से प्रेफरेंस आपको भरना है। यहाँ पर अगर आपको प्रेफरेंस वो नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल इंडियन सिविल सर्विसेज अकाउंट ग्रुप ए नहीं चाहिए, तो नॉट ऑप्टेड आपको करना है, ठीक है। वैसे नॉट ऑप्टेड करना ही क्यों है, जितना भी यहाँ पर ऑप्शन है, 23 आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, तो एक एक करके सब सेलेक्ट कर लेना ना। नॉट ऑप्टेड क्यों करना है, नॉट ऑप्टेड उनको करना होगा जैसे आईपीएस, मैंने आपको बताया कि पहले के एग्जाम में आपने आईपीएस बन चुके हो आप, ठीक है, आप आईपीएस में हो, सर्विस में हो, फिर भी आप फॉर्म भरे हो, तो फिर आप आईपीएस ऑप्ट नहीं कर सकते, उसमें आपको नॉट ऑप्टेड लिखना होगा। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल है, जस्ट दैट कि आपको डिपेंड करता है कि क्या आप सर्विस चूज करना चाहते हो, कौन सा करना चाहते हो। मान लीजिए अगर आपने आईएफएस भी चुना है, यहाँ पर आईएफएस मतलब मैं फॉरेस्ट सर्विस की बात कर रहा हूँ, तो अगेन आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स वगैरह भरने होंगे। फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा होगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, मीडियम क्या होगा, इंग्लिश इंटरव्यू का, वो सारी चीज़ें आपको मेंस एग्जाम में, सेंटर फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आपको भरना होगा, ये सारी चीज़ें अगेन सेलेक्ट करनी होंगी। फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट ये आप देख सकते हो, नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आपको जाना है। देन अगेन सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनर फॉर्म आपको भरना है। बेसिकली आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है,
वेयर यू हैड मोस्ट ऑफ योर, देखो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भरे क्या। बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है प्लेस वेयर यू हैड मोस्ट ऑफ योर स्कूल एजुकेशन। जैसे मान लीजिए आपने 8th क्लास तक, ठीक है, 8th क्लास तक आपने पढ़ाई की है उत्तर प्रदेश के कानपुर में फॉर एग्जांपल, फिर कहीं आपके पापा थे वहाँ पर शिफ्ट हो गए, उनको जाना पड़ गया, दूसरी जगह नौकरी मिली, मुंबई चले गए मान लो, तो 9th क्लास से 12th क्लास आपने वो किया, लेकिन ज़्यादातर ईयर्स आपने कहाँ पर किया, यूपी में किया ना, कानपुर में, तो आपको वो भरना होगा इसमें जहाँ पर मोस्ट ऑफ योर स्कूल एजुकेशन हुआ है। फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस आफ्टर कंप्लीटिंग हायर एजुकेशन, 10+2 12th के बाद हायर एजुकेशन आपने ज़्यादातर समय कौन सी जगह पर बिताया, तो वो आपको भरना है। उसके हिसाब से ये सारा सेलेक्ट कर लोगे। इसमें ये भी पूछ रहा है कि पिछले 15 साल में आपके गार्जियन ने या फिर फादर ने ज़्यादातर कौन से जगह पर रहे हैं, 10 साल मान लीजिए अगर किसी जगह पर रहे तो वो प्लेस भरना है, ये नहीं कि लास्ट अभी जहाँ रह रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि ज़्यादातर टाइम उन्होंने कहाँ पर बिताया। सो आफ्टर टेकिंग ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पर यही पूछ रहा है आपसे कि प्लेस ऑफ कॉलेज एजुकेशन, डू यू कंसिडर योर बैकग्राउंड एज रूरल अर्बन, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप अपने आप को रूरल मानते हो, अर्बन मानते हो, क्या मानते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होंगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ पर एजुकेशन पर्टिकुलर्स पर। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था स्कूल एजुकेशन में, हिंदी, इंग्लिश, क्या था बेसिकली। कॉलेज लेवल पर अगेन ग्रेजुएट लेवल, ये सारी चीज़ें जो है अगेन एमफिल डिग्री क्या है, कौन सी डिग्री आपने प्राप्त की है, ये सब आपको भरना है। देन उसके बाद अगेन सब्जेक्ट ऑप्टेड एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेंड इन यूनिवर्सिटी, ये आपको सारी चीज़ें भरनी होंगी कि 0 to 100% में कितना परसेंटेज आपको मिला, उसमें मेन सब्जेक्ट आपका क्या था, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, कहीं आप नौकरी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हैव यू बीन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पहले के एग्ज़ाम, अगर आपको ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हो पहले तो वो आपको यहाँ पर भरना होगा। तो फिल ऑल 1 by 1 एक एक करके, देन उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पर जाना है। ये सारी चीज़ें अगेन आपको फिल कर देनी है। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड इन, ये जो मैंने आपको बताया ना कितनी बार क्वालिफाइड, ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रेजेंट क्या है आपका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कोई भी सेम सब्जेक्ट, ये आपको फिल करना होगा। लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर एक और लिखा है कि प्लीज़ गिव स्पेसिफिक सजेशन इन ब्रीफ टू इम्प्रूव सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। देखिए यूपीएससी आपसे यही पूछना चाह रहा है कि आप क्योंकि चर्चा होती है ना, डिबेट होती है कि जो प्रीलिम्स मेंस ये जो पूरा पैटर्न बन रखा है, क्या इसको और बेहतर किया जा सकता है, क्या ये जो पूरा एग्जाम का स्ट्रक्चर है कुछ, तो आपके अगर कुछ सजेशंस वगैरह है भरना है भर दो, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर मत डाल देना, बस एक एक सेंटेंस में करके जल्दी से आपको अगर कोई सजेशन लिखना है तो यहाँ पर आप लिख देना, देन नेक्स्ट एंड रिव्यू पर चले जाना। नेक्स्ट अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली जो कैंडिडेट डिक्लेरेशन एंड प्रिलिमिनरी सेंटर सिलेक्शन है वो आपका हो गया, रिव्यू करना है एक बार और उसको एक प्रकार से लॉक कर देना है। मतलब यहाँ पर आपका सेंटर क्या चुनना चाहते हो, दिल्ली में रह रहे हो दिल्ली चुनना चाहते हो, लखनऊ में रह रहे हो लखनऊ, मुंबई, जहाँ पर भी। अब इसमें क्या है ना कि वही मैं आपसे कह रहा था, बहुत लेट मत कर देना। मान लीजिए आप लखनऊ में रह रहे हैं, लखनऊ में आप एग्जाम सेंटर चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप लेट करोगे तो आपका फुल हो जाएगा। तो जब आप ये सेलेक्ट करोगे ना, ये ओपन होगा जब, तो यहाँ पर जो प्लेसेस आएंगे, अगर आपका लखनऊ फिल हो गया, क्योंकि लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चों को लखनऊ में एग्जाम दिला देगी यूपीएससी, तो वहाँ पर वो रेड उसमें मार्क्स में बना आएगा और फिर आप वो सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, फिर आपको कानपुर या फिर आसपास कहीं और देखना होगा, दिल्ली का देखना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लेट मत करो बहुत ज़्यादा, आराम से जैसा मैंने आपको बताया एक एक करके ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एंड रिव्यू पर जाना है। फिर यहाँ पर लास्ट में आता है आपका पेमेंट। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अगर आप भर रहे हो तो ये भरना होगा, सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चन है, कैंडिडेट डिक्लेरेशन। देन नेक्स्ट जो है 100 रुपये का पेमेंट आपको करना है। यहाँ पर आराम से आप जो भी मेथड करना चाहो, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी, आजकल तो बहुत सारे तरीके आ गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिसीट जो है पूरा मिल जाएगा। ठीक है, सो आपका फॉर्म जो है पेमेंट करने के बाद सबमिट हो जाएगा। जो भी आपके पास डिटेल्स वगैरह हैं वो आपके मोबाइल पर, मेल पर, सब कुछ एक एक करके आ जाएंगी। एंड आई होप दोस्तों कि ये जो वीडियो था वो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप उनसे सोशल मीडिया वगैरह पर जुड़ सकते हैं चाहो तो। एंड अगेन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस साल 2026 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो ये जो हमारा कोर्स है वो सब कुछ कवर करता है, क्रैश कोर्स बेसिकली पूरा, उसमें एमसीक्यू से लेकर एक एक चीज़ें जो आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में मदद चाहिए वो। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है बैच से रिलेटेड, ये फ़ोन नंबर है, कॉल कर लेना, लिंक भी कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यूज़ भी कर लेना ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और 2027 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फाउंडेशन बैच, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है अलग अलग लैंग्वेजेस में। अगेन इसमें पर्सनल मेंटरशिप से लेकर बहुत कुछ मिलता है, जैसे 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो हम आपको इसके अंदर भेजते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो ये बैच लेने के बाद तो हम आपको फी भी रिफंड कर देते हैं। अगेन कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कॉल करिए, यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।